आज हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के एस फैक्टर की बात करेंगे। अब ये कौन सा एस फैक्टर है जो ओमिक्रॉन से लड़ाई में बहुत अहम हो गया है, ये डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की करते हैं। ये खतरा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण पैदा हुआ है। इस खतरे की बात करें उससे पहले आपको ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े आज के 5 अपडेट देते हैं। पहली खबर, आज रात 12 बजे के बाद विदेश से भारत आ रहे यात्रियों को RT-PCR टेस्ट और क्वारंटीन का सख्त नियम लागू हो जाएगा। इस नियम का उन्हें पालन करना होगा। दूसरी खबर है, आज की तारीख तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित किसी मरीज का पता नहीं चला है। और तीसरा अपडेट आपके लिए ये है कि मौजूदा RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की मदद से ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की शुरुआती जांच हो रही है। चौथी खबर, केंद्र सरकार ने पिछले 10 दिन में विदेशों से भारत आए लोगों की पहचान और कोरोना जांच कराने के लिए राज्य सरकारों से कहा है। और पांचवी खबर है, दक्षिण अफ्रीका में पिछले हफ्तों में सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हालांकि इस बात को दोहराते हुए कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दूसरी लहर का सामना कर चुकी सरकारें सजग हैं। अफसोसनाक ये कि देश की जनता अब भी ओमिक्रॉन के संक्रमण दर के खतरे को हल्के में ले रही है। दुनिया में ओमिक्रॉन का डर है। भारत में शादियों के जश्न हैं। दुनिया कोरोना पर परेशान है। भारत में पार्टियां हैं, मौज मस्ती, भीड़ भाड़, हाट बाजार, सब टेंशन फ्री चल रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल के बेटे की शादी की ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तनिक भी किसी को फिक्र है? हाँ, सरकार के मंत्री सजग हैं, मास्क वगैरह का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन ये रैली नुमा जो पार्टी चल रही है, इसमें ओमिक्रॉन जैसा वेरिएंट अगर आ जाए तो क्या होगा, सोचने में भी डर लगता है। और महाराष्ट्र में ये भीड़ भाड़ एक दिन नहीं 3 दिन के अंदर 2 बार देखी जा चुकी है। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत की बेटी की शादी के जश्न में भी अच्छी खासी भीड़ जमा हुई। ऐसा नहीं है कि ओमिक्रॉन की आहट से सहमी दुनिया के बीच महाराष्ट्र में चिंता नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग और BMC की बैठक के बाद मुंबई पुलिस ने सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें 4 नंबर पॉइंट पर लिखा है कि रोज कम से कम बगैर मास्क वाले 100 लोगों को पकड़ें और जुर्माना लगाएं। इसके बाद से मुंबई पुलिस सड़कों पर तैनात है, नाकेबंदी करके बगैर मास्क वालों को पकड़ रही है। आम्हाला आदेश दिलेले आहेत, त्या आदेशाचा एक भाग म्हणून आम्ही या ठिकाणी थांबून आम्ही नाकाबंदी करून आम्ही ज्यांनी मास्कचा वापर केलेला नाही आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करत आहोत। आणि ह्याच्याद्वारे आम्ही लोकांमध्ये हा संदेश देत आहोत की ह्या वेरिएंटपासून जर वाचायचं असेल तर मास्कचा वापर लोकांनी जरूर करावा। उधर BMC को जिम्मेदारी मिली है कि 2 हफ्ते में विदेशों से जो 1000 लोग आए हैं उनकी फौरन जांच करें। महाराष्ट्र में फिलहाल संक्रमण वाले देशों से आए 466 लोगों की जानकारी मिली है, जिनमें से मुंबई में 100, ठाणे में 7, पुणे में 1, नासिक में 2, डोंबिवली में 1 और मीरा भाईंदर में 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। मुंबई में 100 लोगों की जांच भी हो चुकी है और कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। साउथ आफ्रिकातून लोक जे आलेले गेले 10 नोव्हेंबर पासून अशी आहे, त्यांना सगळ्यांना साउथ अफ्रीका से जो लोग मुंबई में आए हैं उन्हें BMC की तरफ से फोन जा रहे हैं। इसके साथ जो लोग दूसरे देशों से आए हैं उनके बारे में BMC जानकारी जुटा रही है। विचारपूस त्यांची करत आहोत। मुंबई में तो प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। BMC मेयर किशोरी पेडनेकर ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच पड़ताल के इंतजाम देखे। मुंबई के अलावा सबसे ज्यादा विदेशी उड़ानें दिल्ली में भी उतरती हैं। इस लिहाज से दिल्ली ने भी ओमिक्रॉन के खतरे से बचने की तैयारी का दावा किया है। केजरीवाल सरकार के मुताबिक दिल्ली में 30,000 ऑक्सीजन बेड तैयार हैं, जिसमें 10,000 ICU के बेड्स हैं। इसके अलावा 750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता है, 482 मीट्रिक टन स्टोरेज और 121 मीट्रिक टन बनाने की क्षमता भी है। और दिल्ली में 93% लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज और 57% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। ओमिक्रॉन वायरस इंडिया में ना आए
और लेकिन अगर वो आता है तो 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 आईसीयू बेड्स हैं। दिल्ली और मुंबई के अलावा देश के दूसरे राज्यों को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे से आगाह कराया गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि राज्य टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दें, साथ ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी तेज करें। खास बात यह है कि राज्यों को हिदायत दी गई है कि जो भी यात्री अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करके आ रहे हैं, यदि उनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इसके लिए राज्य प्रशासन, इमिग्रेशन और एयरपोर्ट के हेल्थ ऑफिसर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाने को भी कहा गया है। कोशिश है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में घुस न पाए। ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। हालांकि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के एपिडेमियोलॉजिस्ट का मानना है कि बहुत संभव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में मौजूद हो, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में 9 नवंबर को ही इसका पता चल चुका है और तब से 20 दिन तक हजारों लोग विदेशों से भारत पहुंच चुके हैं। मुंबई से दीपक भातुसे और दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईसीएमआर को आशंका है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में भी मौजूद हो सकता है, लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर लोगों में कोरोना के लक्षण दिखते हैं और वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें कैसे ये पता चलेगा कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित हैं या नहीं। और इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की जांच क्या आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट से हो पाएगी। इसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और हमारे देश के एक्सपर्ट्स वायरस के अंदर एस जीन की गैर मौजूदगी का फॉर्मूला अपनाने की सलाह दे रहे हैं। ये एस जीन का गायब होना भी ओमिक्रॉन संक्रमण की पहचान हो सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण अफ्रीका से यूरोप के फ्रांस तक पहुंच चुका है। एशिया के जापान में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिल चुका है। सिंगापुर में ओमिक्रॉन की आहट सुनकर वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज कर दी गई है। कोवैक्सीन से लेकर एस्ट्राजेनेका तक और फाइजर से लेकर मॉडर्ना तक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां दावा कर रही हैं कि उनकी वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी प्रभावी है। और कोरोना के इस वेरिएंट की दहशत का फायदा उठाकर चीन दक्षिण अफ्रीका को वैक्सीन देना भी शुरू कर चुका है। और ये सब हो रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस अलर्ट के बाद जिसमें ओमिक्रॉन को बेहद संक्रामक वेरिएंट बताया गया। The emergence of the highly mutated Omicron variant underlines just how perilous and precarious our situation is. Indeed, Omicron demonstrates just why the world needs a new accord on pandemics. Our current system विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलार्म के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मानते हैं कि इसकी चपेट में आने से बचना मुश्किल है, इसीलिए बचाव की तैयारी कीजिए। Fully vaccinated booster person is the most protected against COVID. Do not wait. Go get your booster if it's time for you to do so. ओमिक्रॉन के संक्रमण को लेकर दुनिया में दहशत तो है, लेकिन साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन की डॉक्टर एंजेलिका कोएजी का कहना है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के गंभीर नतीजे नहीं हैं। डॉक्टर कोएजी दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के शुरुआती मरीजों का इलाज कर चुकी हैं। इनके मुताबिक ओमिक्रॉन का संक्रमण 40 साल से कम उम्र के लोगों में देखा गया था, जबकि अब पता चला है कि पिछले हफ्तों में दक्षिण अफ्रीका में 2 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस के मुताबिक श्वान इलाके में जहां ओमिक्रॉन का एपिसेंटर है, वहां कुल हॉस्पिटलाइजेशन में 2 साल से छोटे बच्चों की संख्या करीब 10% तक है। प्रिटोरिया में 2 साल से छोटे 52 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं जो कोविड पीड़ित हैं और 1 बच्चे की मौत भी हो चुकी है। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हुई है कि बच्चों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही संक्रमण था या नहीं। इधर भारत में आम लोगों की चिंता ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण की पहचान कैसे की जाए।
वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान के संकेत RT-PCR टेस्ट से भी मिल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमिक्रॉन वायरस की जीन्स में से S जीन अगर गायब मिल रहा है तो ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि PCR टेस्ट करने वाले ज्यादातर लैब्स को पता चला है कि वायरस के 3 जीन्स में से एक जीन का पता नहीं चल रहा है। इसे S जीन ड्रॉप आउट या S जीन टारगेट फेल्योर कहा जाता है। ये ओमिक्रॉन के संक्रमण का संकेत हो सकता है। हालांकि अब इसे लेकर भी चर्चा चलने लगी है कि भारत में जिन टेस्ट किट्स के जरिए जांच की जा रही हैं, वो जांच के दौरान वायरस की S जीन को टारगेट करते हैं या नहीं। मुंबई में विदेशी यात्रियों की जांच कर रहे BMC के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश ककाणी ने कहा है कि BMC पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग तो करा रही है, लेकिन WHO के मुताबिक तेजी से पहचान के लिए हम S जीन मिसिंग टेस्ट भी करा रहे हैं, जिसमें बिना जीनोम सीक्वेंसिंग के भी ओमिक्रॉन के संक्रमण की पहचान की जा सकती है। जानकारों के मुताबिक संक्रमित नमूनों के वायरस में अगर S जीन नहीं मिलता है तो माना जाता है कि उसमें ओमिक्रॉन हो सकता है, क्योंकि वायरस में मौजूद बदलाव S जीन में ही हुआ है, जिसके कारण उसकी पहचान मुश्किल हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमारे इस रिपोर्ट में आपने ओमिक्रॉन के S फैक्टर के बारे में जाना। एक और S की चर्चा यहाँ जरूरी है और ये S है सेल्फ, यानी आपकी खुद की इम्यूनिटी ही इस वायरस से लड़ाई में मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल मानते हैं कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट इंडिया में फैल गया तो ये कोरोना की तीसरी लहर पैदा कर सकता है। हालांकि ये कितना घातक है इसका डेटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिलहाल इससे लड़ने के लिए इंसान की इम्यूनिटी ही आखिरी उपाय नजर आ रही है। ओमिक्रॉन जो म्यूटेंट है लगभग 2 महीने से है वहाँ पे, और ये भी लग रहा है, अभी पक्का नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसके लिए कुछ समय और चाहिए, लेकिन शायद नेचुरल इम्यूनिटी को ये बाईपास नहीं कर पा रहा है। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब ऐसे व्यक्ति जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं और ठीक हो गए हैं, वो शायद इससे बचे रहेंगे। बीमारी महामारी के बाद अब बात दबे पांव आती महंगाई की। हमारे घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल की मामूली चीजें दिनों दिन महंगी होती जा रही हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि तेल, साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू से लेकर माचिस जैसी चीजें अब महंगी होने लगी हैं। 14 साल बाद पहली बार माचिस के दाम 2 गुने हो गए हैं। हर घर में इस्तेमाल होने वाली साबुन, डिटर्जेंट्स की कीमत 3 से 21% तक बढ़ चुकी है। कल 1 दिसंबर से आपके इस्तेमाल की कई और चीजें महंगी होने जा रही हैं। इस महंगाई के पीछे क्या पोस्ट कोरोना उभरती इकोनॉमी की मुसीबतें हैं या फिर कारण कुछ और है? जवाब इस रिपोर्ट में है। माचिस वैसे तो मामूली चीज है, लेकिन अहमियत बड़ी है। चिराग से लेकर चूल्हे तक की रोशनी और गर्मी एक डिबिया में समेटे रहती है। पेट्रोल डीजल बेकाबू क्या हो, इस साल इस माचिस के भाव भी चढ़े हैं। 1 दिसंबर से माचिस भी महंगाई की चपेट में है। खबर यह है कि 14 साल बाद माचिस की कीमत 2 गुनी हो चुकी है। माचिस की 1 रुपए की डिबिया अब 2 रुपए की हो चुकी है। ये फैसला शिवकाशी में हुए ऑल इंडिया चेंबर ऑफ माचिस की बैठक में लिया गया। शिवकाशी में ही भारत का माचिस उद्योग और माचिस बनाने वाले कारोबारियों का मानना है कि कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी के कारण माचिस का दाम बढ़ाना जरूरी हो गया। माचिस निर्माताओं के मुताबिक माचिस बनाने में 10 से अधिक तरह के रॉ मटेरियल्स लगते हैं और सबके दाम बढ़ चुके हैं। 1 किलोग्राम लाल फास्फोरस 425 रुपए से बढ़कर 810 रुपए, मोम 58 रुपए से 80 रुपए, बाहरी बॉक्स बोर्ड 36 रुपए से 55 रुपए और भीतरी बॉक्स बोर्ड 32 रुपए से 58 रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा कागज, स्प्लिंट्स की कीमत, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर के दामों में भी 10% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। और रही सही कसर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने पूरी कर दी है। ऐसे में जिस तमिलनाडु में 4 लाख लोग माचिस उद्योग से जुड़े हैं और खासकर 90% कर्मचारी महिलाएं हैं, वहां माचिस की लागत वसूलने के लिए कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया था। भारत की आम जनता के इस्तेमाल के साबुन और डिटर्जेंट बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और ITC ने अपने प्रोडक्ट्स के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। HUL ने 3.4% से लेकर
21.7% तक रेट्स बढ़ाए हैं, जिनमें व्हील, रिन बार और लक्स जैसे साबुन के दाम बढ़े हैं। और आईटीसी ने भी फियामा और विविल साबुनों की कीमत में 9 से 10% तक का इजाफा किया है। कंपनियों की दलील है कि कच्चे माल की महंगाई के कारण कीमतें 20 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में लागत बढ़ गई है, लिहाजा साबुन और डिटर्जेंट के दाम बढ़ाने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो रही आपकी ज़रूरत के सामान की बड़ी कीमतों की बात, जिसका सामना 1 दिसंबर से आपको करना होगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से पहले आपको और क्या करना है वो भी समझ लीजिए। आज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख थी। इसके अलावा जो लोग पेंशन पाते हैं उन्हें अपने लाइफ सर्टिफिकेट भी बैंकों में जमा कराने का लास्ट डे था, क्योंकि अगर पेंशनर्स ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किए तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की भी आखिरी तारीख आज है। और LIC के रास्ते होम लोन के लिए अगर कोई अर्जी देनी थी आपको तो उसके लिए भी आज ही है आखिरी तारीख। और चलते चलते एक चर्चित घटना का जिक्र बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के भिवंडी का अंसारी मैरिज हॉल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वजह यह है कि इस बैंक्वेट हॉल में एक दावत के दौरान पंडाल में आग लग गई। पीछे बैंक्वेट हॉल धधकता रहा, आगे मेहमान खाने की टेबल पर दावत उड़ाने में लगे रहे। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा दावत के मेहमानों पर फूट पड़ा। ये आग शादी के एक पंडाल में लगी है, लेकिन यहां खुले मैदान में दावत बराबर चल रही है। हादसा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में रविवार को हुआ। तस्वीर देखिए, ये शख्स भी उसी शादी में दावत खाने पहुंचे हैं। पसंदीदा चीजों से टेबल भरा हुआ है और यहां से 100 मीटर की दूरी पर ही भयंकर आग लगी हुई है। पंडाल के दूसरी तरफ आपको आग की ऊंची लपटें दिखाई दे रही होंगी। असल में यह आग कितनी भयानक थी वो भी देख लीजिए। अब जरा फिर से पंडाल में मौजूद लोगों पर गौर कीजिए। हर कोई खाना खाने में मग्न है। यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। लोगों को देखकर सब कुछ सामान्य लग रहा है। हाथ खाने की प्लेट में है और नजर बार बार आग पर जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियातन कोई कुछ नहीं कर रहा। सब आराम से बैठे जायका ले रहे हैं। आग इतनी तेज थी कि पूरा पंडाल थोड़ी ही देर में जलकर खाक हो गया। जानकारी के मुताबिक यह आग आतिशबाजी की वजह से लगी थी, जिसमें वहां खड़ी 20 से 25 बाइक भी जल गई। मौके से किसी तरह दुल्हा दुल्हन को रेस्क्यू किया गया। आग बुझाने में 3 फायर ब्रिगेड जुटी, तब कहीं जाकर 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, वरना यहां मौजूद लोगों की ऐसी लापरवाही में जान बचना तो मुश्किल ही था। कपिल राउत, जी मीडिया, ठाणे। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें, भारत का रक्षा बजट 4,78,000 करोड़ रुपए है, तो चीन का 15,74,000 करोड़ रुपए, यानी भारत के रक्षा बजट के 3 गुने से भी ज्यादा है चीन का रक्षा बजट। एक्टिव सैनिकों की तुलना करें तो भारत के पास 14,75,000 सैनिक हैं और चीन के पास 21,85,000 सैनिक हैं। भारत के पास 2,119 एयरक्राफ्ट हैं और चीन के पास 3,260 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास 542 हैं और चीन के पास 1200। भारत के पास 775 हेलीकॉप्टर हैं और चीन के पास 902 हेलीकॉप्टर हैं। भारत के पास टैंकों की संख्या 4,730 है और चीन के पास 3,205, यानी यहां पर चीन से भारत आगे है। ध्यान से देखिए आप इन आंकड़ों को। भारत के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है और चीन के पास 2 हैं। सबमरीन की बात करें तो भारत के पास 17 सबमरीन हैं और चीन के पास 79। और डोकलाम की जंग के बाद से चीन अपनी सेना को ज्यादा मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। डोकलाम में मुंह की खाने के बाद भी चीन की सेना ने लद्दाख से लेकर सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार ये कोशिश नाकाम रही।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भारी भरकम फौज के जरिए चीन युद्ध जैसा दुस्साहस करे? अगर ऐसा हुआ तो भारत के पास क्या विकल्प है? क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ? देखिए इस रिपोर्ट। गलवान के गदर का 1.5 साल पुराना वीडियो आज हम चीन को फिर से इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि वो दुस्साहस करने से पहले संभल जाए। साल 2020 में चीन के सैनिकों ने गलवान में कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन पहले से सतर्क भारत ने 1962 की तरह इस बार कोई भूल नहीं की। गलवान में जय हिंद की छाती तन गई, चीन की गर्दन मुड़ गई। 20 के बदले हमने 40 मारे। गलवान में हम जीते, वो हारे, और यही हार चीन के जख्म को बार बार कुरेदती है। इसलिए चीन की कोशिश बॉर्डर पर, खासकर LAC पर अपनी सेना को बलवान बनाने की है ताकि दोबारा गलवान न हो। रही बात चीन की नई रणनीति की, नए प्लान की, तो ऐसी स्थिति में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसे रक्षा विशेषज्ञ से समझिए। चीन के इस नई चुनौती के मद्देनजर भारत को यकीन करना होगा कि हमारी तैयारी में किसी प्रकार से कोई ढिलाई ना हो और किसी प्रकार से मॉडर्नाइजेशन में कोई कमी ना हो। सरकार ने यकीन किया है कि एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, लगातार इनको आधुनिक हथियारों के साथ लैस किया जाए। हम यकीन करेंगे कि ट्रुप्स एक्लेमेटाइज हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट बढ़िया हो, और यकीन किया जाएगा कि भारत जो है चीन के साथ टक्कर लेने के लिए हर हमेशा तैयार रहे। चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत से नहीं है, बल्कि दुनिया के 18 ऐसे देश हैं जिनकी जमीन पर चीन अपना दावा ठोकता है। भारत, वियतनाम, जापान, नेपाल, उत्तर कोरिया, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, भूटान, ताइवान, लाओस, ब्रुनोई, तजाकिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और मंगोलिया, इन 18 देशों से चीन की सीमा का विवाद है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। चीन के विस्तारवाद के सबूत न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर में भी मिले हैं। साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक चीन घुसपैठ की नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। कुछ नेशंस ऐसे हैं, नेशंस क्या हैं, मैं उन्हें इररेस्पॉन्सिबल नेशन कहना चाहूंगा, जो अपने नैरो पार्टीजन इंटरेस्ट के लिए हेगेमोनिक टेंडेंसी से इन इंटरनेशनल लॉज की आए दिन नई नई अनुचित व्याख्याएं करते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि भारत अब चीन को जरा सी भी छूट देने की गलती नहीं करता। भारतीय सेना ने गलवान में जिस तरह चीन के सैनिकों की गर्दन मरोड़ी, ठीक उसी तरह समंदर में भी दुश्मन को डुबाने के लिए हम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जय हिंद की सेना अनुशासन, पराक्रम, संस्कृति और संस्कार के लिए जानी जाती है। जब भी सेना का जिक्र होता है तो अक्सर अनुशासन और पराक्रम की बात होती है, लेकिन आज हम आपको सेना का संस्कार दिखाएंगे। आज एडमिरल आर हरि कुमार भारत के नए नौसेना प्रमुख बन गए। उन्होंने एडमिरल करमबीर सिंह की जगह ली। इस अवसर पर एडमिरल आर हरि कुमार की मां भी मौजूद थी। नौसेना प्रमुख बनने के बाद एडमिरल ने अपने मां के पैर छुए और मां ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ये तस्वीर आज देश के हर मां बेटे को देखनी चाहिए। एक बेटे को अपनी मां का आशीर्वाद चाहिए ताकि वो भारत मां के लिए अपने कर्तव्य निभा सके। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना प्रमुख बनने के बाद झुककर अपने मां के पैर छुए और मां ने न सिर्फ अपने बेटे को आशीर्वाद दिया बल्कि गले से लगा लिया। अपने बेटे की उपलब्धि पर श्रीमती विजयलक्ष्मी से ज्यादा गर्व से भरा शायद ही कोई हो। केरल के त्रिवेंद्रम में जन्मे एडमिरल हरि कुमार ने 21 वर्ष की उम्र में नौसेना ज्वाइन और 59 वर्ष की उम्र में नौसेना प्रमुख बने। हमारे महान देश के मजबूत नौसेना के अध्यक्ष के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए मुझे बहुत गर्व और खुशी हो रही है
भारतीय नौसेना का फोकस हमारे नेशनल मैरिटाइम इंटरेस्ट और मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस पर है और इसके लिए हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। 38 साल लंबे करियर में उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर INS विराट को भी कमांड किया है। नौसेना प्रमुख बनने से पहले एडमिरल हरिकुमार नौसेना के पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ थे। मेरे प्रेडिसेसर्स विजनरी लीडरशिप के साथ नौसेना को गाइड किया है और मैं भी चाहता हूं कि इसी दिशा में नौसेना को आगे ले जाऊं और उन्होंने जितना अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स हासिल किया है उसके ऊपर बिल्ड करके संयुक्तता यानी जॉइननेस की तरफ कदम बढ़ाएं। नए नौसेना प्रमुख के सामने सबसे बड़ी चुनौती महासागर में चीन की घुसपैठ रोकने और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस भारत को सांप सपेरों का देश कहा जाता था, आज वही भारत दुनिया की दिशा और दशा तय कर रहा है। आज हिंदुस्तानियों के हाथ में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की कमान है और इसी कड़ी में नया नाम जुड़ा है पराग अग्रवाल का। उन्होंने जैक डॉर्सी की जगह ली, जो ट्विटर के सह संस्थापक भी हैं। डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद पराग की तारीफ की और कहा कि उनके अब तक के कई बड़े फैसलों में पराग का अहम योगदान है। पराग मुंबई के रहने वाले हैं और अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहते हैं। इनसे पहले कई भारतीय नाम टॉप ग्लोबल कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। गूगल सुंदर पिचाई हैं, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, एडोबी शांतनु नारायण, IBM अरविंद कृष्णा, RB लक्ष्मण नरसिम्हन, VMware रंगराजन रघुराम। तो ये बड़े बड़े नाम हैं और एक कॉमन फैक्टर है इसमें, ये सभी भारतीय हैं और बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को लीड कर रहे हैं और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। अब आपको पराग अग्रवाल की एक रोचक कहानी दिखाते हैं, रिपोर्ट देखिए। मुंबई में विहार लेक के किनारे बैठकर जो लड़का आसमान छूने के सपने देखता था, वो आज ट्विटर का CEO है। IIT से पढ़ाई होने के साथ साथ एक संबंध ये भी है कि पवई लेक पर वो बराबर आते थे। पवई लेक का ये नजारा है जहां सुकून और शांति मिलती है। IIT के कई छात्र समय की पाबंदी होने के साथ साथ और सुकून लेने के लिए इसी पवई लेक के आसपास आते हैं। IIT मुंबई से पढ़ाई करने वाले पराग अग्रवाल पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। कह रहा है ये वो पराग है जो हिंदुस्तान का चिराग है। पराग ने IIT का नाम भी ऊंचा किया है और साथ साथ हर भारतीय के चेहरे पर एक ऐसी खुशी आ रही है कि एक भारतीय होने के नाते और एक ऊंचे ओहदे पर यानी ट्विटर के ऊंचे ओहदे पर भारतीयों का ही ये कब्जा है। बहुत प्रिविलेज्ड फील होता है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में मतलब लोग तो एक सपना होता है यहाँ आना, तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि हमें भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। जिस ट्विटर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, दुनिया के बड़े बड़े स्टार हैं, उस ट्विटर का CEO बनना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पराग ने 37 साल की उम्र में अपनी लगन और मेहनत की बदौलत इस उपलब्धि को हासिल कर लिया। IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में BTech करने के बाद पराग ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की। याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके पराग साल 2011 में ट्विटर से जुड़े। साल 2017 में ट्विटर के CTO यानी प्रमुख तकनीकी अधिकारी बने और 2021 में ट्विटर के CEO बन गए। गर्व की बात यह भी है कि पराग अग्रवाल इस समय दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में सबसे युवा CEO हैं। राजीव रंजन, जी मीडिया, मुंबई। पंजाब के मोहाली से दर्दनाक हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। इस हादसे में आपको बता दें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक कार सवार और 2 ऑटो ड्राइवर शामिल हैं, जो सड़क किनारे फुटपाथ पर खड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि कार चंडीगढ़ की ओर से आ रही थी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कार कितनी तेज गति से आ रही थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क किनारे खड़े ऑटो चालक टक्कर लगते ही 8 से 10 फुट ऊपर हवा में उछले और दूर फुटपाथ पर जा गिरे।
ये देखिए तस्वीर। बहुत ही तेज गति से ये गाड़ी आती हुई और टक्कर लगी और किस तरह से ये हादसा हुआ, इन तस्वीरों में देखिए। मोहाली में हुआ है ये दर्दनाक हादसा और 3 लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का वायरल वीडियो जो भी देख रहा है उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। बहुत ही दर्दनाक हादसा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.